अब जैसे एआई आना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने एआई फिल्म्स बना दी हैं, अभी 2-3 फिल्में भारत में बन गई हैं जो एआई बेस्ड हैं पूरी तरह से। कल मैं एक फिल्म इंस्टीट्यूट में गया हुआ था लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ मैंने बताया कि जो नया कॉन्सेप्ट दुनिया में चल रहा है वो न्यूरो फिल्म्स का है। आज से 10 साल बाद सिनेमा हॉल में लोग हेलमेट पहन के बैठेंगे, हेलमेट के अंदर सारे इलेक्ट्रोड्स फिक्स होंगे। फिल्म फिक्स नहीं है, वो 2.5 घंटे की फिल्म 3 घंटे की भी हो सकती है। सबका कनेक्शन एक सॉफ्टवेयर के साथ है और बाहर उसका डिस्प्ले चल रहा है। एक गाना आया, सैड सॉन्ग है, उस गाने का पर्पस है कि सबको रोना है उसमें, और आपकी आंखों के आंसू से मतलब नहीं, वो उनको सिग्नल से पता लग रहा है कि आप उस स्टेज पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। 1000 लोग बैठे हैं थिएटर में और डैशबोर्ड बता रहा है कि 880 लोग रोए हैं, 5 मिनट हो गए हैं। तो फिल्म इतनी स्मार्ट है कि गाना अपने आप 1 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा, और 1 मिनट के बाद देखा कि अब 999 लोग रो चुके हैं, अब गाना खत्म होगा। एक सीन है फास्ट वाला, सस्पेंस वाला, डराना है, डर के सिग्नल्स कैच कर रही मशीन, और देखा कि सीन 3 मिनट का है लेकिन 2 ही मिनट में लोग डर गए, तो सीन छोटा हो जाएगा। और ऐसे फिल्म इस लेवल पे इंटरेक्ट करेगी ऑडियंस के साथ कि ऑडियंस के इमोशंस को जज करते हुए फिल्म की लंबाई चौड़ाई या छोड़ाई कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये जो आदमी इस लेवल पर पहली न्यूरो फिल्म बनाएगा उस इंडस्ट्री का बादशाह हो जाएगा। दुनिया में खतरे हैं, पर ये किसी ने नहीं सोचा कि हम मार्स पे सभ्यता बना सकते हैं और मुझे यहाँ से लोगों को मार्स पे ले जाना है, तो ये मस्त करेगा। दुनिया पेट्रोल डीजल की कारों में उलझी हुई है और वो करेगा इंजन बनाना ही नहीं है, बैटरी से कार चलेगी। इंजन चाहिए क्यों? अच्छा, इंजन की डेवलपमेंट को लेकर सारी कंपनियां भिड़ी हुई हैं आपस में, वो कह रहे हैं इंजन ही क्यों चाहिए, बैटरी बस। उसे गेम ही चेंज कर दी टेस्ला बना के। ड्राइवर क्यों चाहिए? अपने आप चलेगी कार, सेंसर्स लगाओ, ह्यूमन बीइंग से बेहतर कार चलेगी। अब वो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए बात करनी क्यों है, यहाँ चिप लगाएंगे दिमाग में, आपके दिमाग में चिप, मेरे दिमाग में चिप, बात ही नहीं करनी पड़ रही। ऐसी कनेक्शन और टेलीपैथी से जो इतना नया सोचेगा और एग्जीक्यूट भी कर देगा, बादशाह तो वही होगा। इसलिए उसकी कंपनी उसको $1 ट्रिलियन का वेतन देगी 1 साल में। नयापन है उसमें। डू यू थिंक टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे जा रही है, इट विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एंड अस? अभी तक टेक्नोलॉजीज ने क्या किया था कि हमारी मोटर स्किल्स को कंट्रोल किया था। जैसे हम रिक्शा चलाते थे, कार बन गई तो कितना आसान हो गया, ट्रेन बन गई तो कितना आसान हो गया, हजारों लोग मिलकर ढोएंगे उतना ट्रेन के इंजन ने ढो दिया, हवाई जहाज बन गया, वो सब ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की ग्रेटनेस और सुपीरियरिटी बनी हुई थी, क्योंकि एरिस्टोटल ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, भारत में कुछ लोग कहते हैं, सच भी है कि एनिमल्स से हम बेहतर इसलिए हैं कि हमारा आईक्यू बेहतर है, और हमारा आईक्यू हमें सबसे ऊपर रखता है पूरे इस इकोसिस्टम में, इस पूरी दुनिया में। जब कैलकुलेटर बना तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक मामले में हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज मशीन ने किया। कैलकुलेटर्स हमसे फास्ट, हमसे बेहतर कैलकुलेशंस कर लेते हैं, पर क्योंकि मैथमेटिक्स में उस लेवल तक जाना बहुत कम लोगों के मामले के साथ, तो उसे चैलेंज परसीव नहीं किया गया कि ठीक है, कितने लोग इतने बड़ा भाग करते हैं, चिंता नहीं हुई। हमें यह भरोसा था कि लैंग्वेज इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि लैंग्वेज में मशीन काम नहीं कर पाएगी, ये भरोसा मुझे भी था। मतलब वो वहां कर लेगी जहां ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स हैं, मैथमेटिक्स में कर लेगी, लॉजिक में कर लेगी, वहां तक तो ठीक है। इसलिए जहां सिंपल लॉजिक है, एल्गोरिथम बनेगा, यस नो, फिर यस के आगे 2 बनेंगे, उसके नीचे बनेंगे, तो वो एल्गोरिथमिक थिंकिंग में जो कुछ भी हो सकता है वहां मशीन अपने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू हमें बाईपास कर लेगी, वो अंडरस्टैंड। इसलिए जब आज से 20-25 साल पहले चेस में एक कंप्यूटर ने इंसान को हरा दिया, डीप ब्लू कंप्यूटर का नाम था, गैरी कास्परोव को हराया उसने चेस में, बहुत बड़ा इवेंट था। हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे तो हमारे जीएस में करंट अफेयर्स में एक इवेंट था, हमें लगा कि तो बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जब मैं समझता हूँ, हाइंडसाइट में देखता हूँ, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है, चेस लॉजिक का गेम है, और कैलकुलेटर जिस लॉजिक से हमसे जीत गया था मैथमेटिक्स में, उसी लॉजिक से चेस में जीत सकती है मशीन। लैंग्वेज में एल्गोरिथम काम नहीं करता उस तरह से, लैंग्वेज बहुत सब्जेक्टिव है, किस वर्ड का क्या मीनिंग किसी भाषा में होगा एकदम आर्बिट्रेरी है, रैंडम है। साइलेंस के अपने मतलब नहीं करते हैं, एक ही वर्ड 2 अलग अलग स्टाइल से कहा जाए मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कहाँ गए थे, फिर बोलूँ कहाँ गए थे, मीनिंग चेंज हो गया। मशीन इस लेवल पे कैसे समझ पाएगी, हमें तो ये लगता था। पर हमने 20 साल पहले पढ़ना शुरू कर दिया था टेक्नोलॉजी में कि एआई नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, और उनका टारगेट है एआईएम, अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बनाना, जो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेगी। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब ये है कि आप पता ना लगा सके कि आपके सामने मशीन है या इंसान है। पुराना टेस्ट है करीब 100 साल पहले का। पिछले 3 साल से 6-7 साल से अंदेशा होना शुरू हो गया था क्योंकि ट्रांसलेशन जब करती थी मशीन, आज से 10 साल पहले ट्रांसलेटर्स बड़े कॉन्फिडेंस में रहते थे कि अरे मशीन कुछ भी कर नहीं कर पाएगी, और कर भी नहीं पाती थी। बड़ा खराब ट्रांसलेशन होता था। यूपीएससी में पूरा मूवमेंट 2014 में हुआ था, मैं भी उसमें काफी एक्टिव था, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम पे मूवमेंट हुआ था। और आरोप ये था कि गूगल ट्रांसलेट हो रहा है और गूगल कुछ भी ट्रांसलेशन कर देता है, पर गूगल ने इवॉल्व करते करते और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने, आज हालत ये है, 4-5 साल पहले देखना शुरू हो गया था, आज हालत ये कि अगर ह्यूमन ट्रांसलेशन को बेंचमार्क मान लें 100, तो नॉर्मल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में गूगल का लेवल 105-110 है, 100 से कम नहीं है। केवल लिटरेरी और क्रिएटिव में थोड़ा सा कहीं मार खाता है। पर अब वो क्या करें, जितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, उनको भी अपने डेटा में ले रहे हैं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज से 3-4 साल बाद वो उसमें भी हमसे भारी पड़ेंगे। 6-7 साल से मैं लग रहा था कि लैंग्वेज के मामले में कैसे मशीन यहाँ तक पहुंच गई, फिर पता लगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बन गए हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स में जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, लेकिन एलएलएम्स तो हैं ही। और पिछले 2 साल में तो मैं देखा कि कोई बाउंड्री बची नहीं है लैंग्वेज के मामले में, तो कविताएं भी लिख रहा है कंप्यूटर, रिसर्च में तो कोई बात ही नहीं है। अब जो अगले खतरे हैं, ये सारा इस बात पे कि प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी, अभी जीपीयूज कम प्रोड्यूस हो पा रही हैं, तो बहुत कंपटीशन चल रहा है दुनिया में। चाइना थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए कि जीपीयूज उसको मिल नहीं रही है, क्योंकि जीपीयूज बनाने वाली एक ही बड़ी कंपनी है, वो ताइवान का, तो वो चाइना को ना देना चाह रहा, ना अमेरिका देना चाह रहा है। पर 2-4-5 साल की बातें हैं, कोई ना कोई तोड़ निकालेगा चाइना इसका भी, फिर जो कॉम्पिटिशन होगा। और मैं कल उसी स्पीच में एग्जाम्पल दे रहा था कि जो विलो चिप गूगल की आई है,
क्वांटम में जो रेंडमनेस है उसको भी उसने कंट्रोल कर लिया है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और वो कितनी कैलकुलेशन कर रही है, अगर उसकी स्पीड समझेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जितनी कैलकुलेशन में 1 सेप्टेलियन ईयर्स लगाता है। 1 सेप्टेलियन का मतलब है एक के आगे 24 जीरो, 3 जीरो पे 1000, 6 पे मिलियन, 9 पे बिलियन, 12 पे ट्रिलियन, बढ़ाते जाइए, सेप्टेलियन 24 जीरो पे आता है। एक के आगे 24 जीरो लगाइए, उतने साल में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग करता है उतनी प्रोसेसिंग विलो चिप 5 मिनट में करती है। ये मैंने कह रहा, आपने सर्च कर लीजिए। और विलो चिप की शुरुआत है, यहाँ से तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो जैसे क्यूबिट्स के लेवल पे सफल हो गए तो कमाल कर देंगे। इसका फायदा बहुत है। मेडिकल साइंस में जो रिसर्च होने में लगता है 1000 साल, वो शायद 2 साल में हो जाएगी। बीमारियां शायद सारी खत्म हो जाएंगी। कैंसर का इलाज इतना आराम से होने लगेगा अगले 10-20-25 साल में। मेडिसिन के मामले में कस्टमाइज मेडिसिन, आपको वायरल हुआ मुझे हुआ, दवाई जैसी नहीं होगी, आपके जीनोम के हिसाब से आपकी, मेरे जीनोम के हिसाब से मेरी होगी, यहाँ तक होगा। एजुकेशन में कमाल हो जाएगा, AR VR बेस्ड एजुकेशन टूल्स आ जाएंगे, मजा आ जाएगा बच्चों को पढ़ने में। हर बच्चे के लिए कस्टमाइज टीचर हो जाएगा जो ह्यूमनॉइड रोबोट से बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये सब कमाल होने वाला है। लेकिन क्या इंसान किसी भी मामले में मशीन से सुपीरियर रहेगा, ये बहुत डाउटफुल है। और जिस दिन AGI आ गई, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले साल है, कुछ कह रहे हैं 10-20 साल बाद आएगी, और ASI जिस दिन आ गई, जिसको हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब कुछ दिनों में ऐसी मशीन बन जाएगी जो एक साथ दुनिया के सारे ह्यूमंस के कलेक्टिव ब्रेन से ज्यादा ताकतवर होगी। और मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में अगर इंसान मशीनों से बेहतर रहेंगे तो केवल एक मामले में, कि इमोशंस की प्रोसेसिंग, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, और इमोशंस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मिलूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत हाई इमोटिव एक्सपीरियंस होता है। वो मशीनों की बस की बात शायद नहीं होगी। एक कितनी भी ताकत लगा रही है, मेरे ख्याल से वहां नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि कॉन्शियसनेस रिलेटेड कुछ थियरीज क्लेम कर रही है कि वो भी शायद हो सकता है।